जय हिंद साथियों। मैं नरेश सुनकुसरे आपका अपना चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का पार्ट 2। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप हमारा दर्शिल करियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का पार्ट 2। तो प्राचीन भारत के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं। तो इतिहास का विभाजन दो भागों में किया गया, तीन भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। अब इन तीनों की डिफिनेशन क्या होती है। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई भी लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित वर्णन तो प्राप्त हो चुका है लेकिन कुछ पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास उस काल को कहते हैं जिसकी साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन। ज्ञानी मानव का इस जन्म धरती पर लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले हो चुका था। उसी के साथ शिकार, हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार पर निर्भर थे। तो शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था और जीविका का भी मुख्य साधन था। आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। साथ ही साथ आदि मानव ने, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आरंभ की और उसी के साथ उसने सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को। इतनी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। साथ ही साथ जो प्राचीन नगर है हमारे भारत का, मोहनजोदाड़ो, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। इतने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखना है। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप में जनजाति सरदार के मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है समिति। सभा और समिति अथर्ववेद में उल्लेखित की गई है। तो ऋग्वेद में कई जनजातीय सभा जैसे सभा, समिति, विद और गण की सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्श के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन राजकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनजातीय सरदार के चुनाव में समिति का प्रमुख रोल कॉल होता है। उसके बाद अगला सवाल है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकेडमी में आर्मी, एसएससीजीडी और पुलिस भर्ती के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को इन क्लासेस में ज्वाइन करना है तो वो एकेडमी में आके या ये नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, उपनिषद का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, 2 मिनट थामा। उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बिठाना। पास बिठाना ये मतलब है जैसे समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शब्द होता, अर्थ होता है। उपनिषद साहित्य के अंतिम भाग में, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। आप इतना याद रखिए कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्ति करना। अगला है, आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु के प्रदेश में आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है। ईस्वी सन 1500 पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में सप्त सिंधु, 7 नदियों का क्षेत्र कहलाने जाने वाले प्रदेश को चुना। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 से लेके 600 ईस्वी सन पूर्व तक दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर निवास के लिए अग्रसर हुए और इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है साथियों। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात के भाल क्षेत्र में लोथल स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका में सरगवाला ग्राम के नज़दीक है और लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो नैसर्गिक बंदरगाह है।
आपको ये बात याद रखना है, लोथल जो है वो नैसर्गिक बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदाड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने कहा है? नर्तक कन्या यानी स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। तो फरवरी 2014 में सिंध सरकार, मतलब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से प्रार्थना की है कि वे प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करें। यह स्टैचू 1996 1946, मतलब भारत आज़ाद होने के पहले भारत सरकार के अधीन है और 2500 ईस्वी सन पूर्व निर्मित 10.8 सेंटीमीटर की लंबी कांसे की यह मूर्ति है जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, पाकिस्तान। अगला सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो पूर्वज थे वो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत कृषि से की थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत है कृषि, और कृषि में सबसे पहले जो उपज में लाई गई फसल थी वो थी जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ बहुत बार सवाल है पूछा जाता है आर्मी के, एसएससी जीडी के और पुलिस के क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने सिंधु अर्थव्यवस्था में कृषि में कौन सी फसल उपजाई गई थी? तो उसका आंसर है जौ और गेहूँ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? ये मैक्सिमम सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है जो आर्मी के क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। तो महाभारत का प्राचीनतम नाम है जय संहिता। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 1 लाख हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का महाभारत नाम रखा गया, जिसका प्रारंभिक नाम था जय संहिता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध थी मिट्टी के पात्र के लिए। तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ यहाँ से मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी के वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि वस्तुएं पाई गई है। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।